आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का स्पेशल शो कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लाते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स, कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज घटे हैं, बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप सोशल मीडिया से अपने हेल्थ रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो आपको आए दिन ये खबर ज़रूर दिखती होगी कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के बीच ढेर सारे भ्रम फैले हुए हैं, जिसमें से एक है लोगों की फर्टिलिटी का कमज़ोर होना। दरअसल कुछ रिसर्च में इस बात की ओर इशारा किया गया था कि कोविड वैक्सीनेशन की वजह से लोगों की फर्टिलिटी कमज़ोर हो रही है, लेकिन एक नए रिसर्च में इस बात के सबूत मिले हैं कि कोविड वैक्सीनेशन और बेबी कंसीव करने की संभावना के बीच कोई संबंध नहीं है। अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में पब्लिश हुई ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कोविड इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन का इनफर्टिलिटी पर असर के बारे में बताया गया है। इस पर बात करने के लिए मैंने यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत डॉक्टर अवरिल वत्स से समझने की कोशिश की। डॉक्टर, पिछले 1 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन से मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है, बांझपन के शिकार हो सकते हैं। हालांकि कई ऐसी स्टडीज आई जो इसे खारिज करते आ रही हैं। पहले तो इस र्यूमर के पीछे लॉजिक क्या दिया गया था, क्या कंसर्न रहे थे, क्यों ऐसा माना जा रहा था कि वैक्सीनेशन की वजह से जो मेल फर्टिलिटी है वो प्रभावित होती है? जी, पहले दोनों मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी पर एक डाउट किया जाता था कि शायद वैक्सीन के चलते इस पे इफ़ेक्ट होगा, और सोचा ये जाता था कि शायद जो सीमेन की प्रोडक्शन है या जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म की मोटिलिटी है, क्वालिटी ऑफ सीमेन जो है उस पे बुरा असर पड़ सकता है मेल इनफर्टिलिटी को फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करता हुआ। और फीमेल्स में एक ये शक हुआ था कि एक ऐसा प्रोटीन है जो कि पहले क्लेम किया गया था कि जो SARS-CoV-2 की जो एनवेलप है उसमें भी वो वही प्रोटीन है जो कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन में चाहिए होता है, और उसके अगेंस्ट जब अगर एंटीबॉडीज बनती हैं वैक्सीनेशन के बाद तो वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हमें इफेक्ट कर सकता है। तो ये एक हाइपोथेसिस बनाया गया था, जिसके चलते क्वेश्चंस उठे थे कि शायद इनफर्टिलिटी के ऊपर जो ये वैक्सीन हैं उनका बुरा असर रहा हो, और ये इस पर कोई साइंटिफिक तथ्य इस पे नहीं था। लेकिन हाँ, एक बार जब कैसी खबर फैल जाती है तो कंसर्न्स जो थे वो मतलब फैल गए थे। और जो ये नई स्टडी आई है अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी, वो वैक्सीन और इनफर्टिलिटी के बारे में किस तरह के कंफ्यूजन को दूर करती है जो पिछले 1 साल से लोगों के मन में था? जी, इसमें तकरीबन 2100 से ज़्यादा फीमेल्स को फॉलो किया इन्होंने 12 महीने तक, जो कि फर्टिलिटी एज ग्रुप में आती हैं, और फिर उनका हर 2 महीने पर क्वेश्चनेयर्स के थ्रू अलग अलग चीज़ों के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी, जिसमें कि उनकी जो सोशियो डेमोग्राफी है या उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनके पार्टनर्स जो भी सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हैं उनके बारे में डिटेल्स, और उनकी अपनी जो स्थिति है वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, और फिर उसके हिसाब से फर्टिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ा उसका फिर इन्होंने नतीजा निकाला, और उसमें यही देखा कि जो वैक्सीनेशंस हैं वो फर्टिलिटी के ऊपर बिल्कुल कोई असर नहीं कर रही हैं, वो फर्टिलिटी को सिग्निफिकेंटली या कम नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तब जो है इनफर्टिलिटी मेल्स में कम से कम 2 महीने के लिए तो उस पर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो कम हो जाती है। फीमेल्स पे कोई इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पाया गया, तो उससे बस जाहिर यही होता है कि जब आप रियल लाइफ में देखते हैं तो वैक्सीनेशंस फर्टिलिटी पर कुछ असर नहीं करती हैं। 12 महीने जब उन्होंने पूरा इसको देखा है तो ये क्लियर करता है कि देयर इज नो साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन्स ऑन फर्टिलिटी। हाँ, वैक्सीन जो वायरस का असर है वो ज़रूर कुछ प्रभाव छोड़ रहा है। अच्छा डॉक्टर, लेकिन इसी स्टडी में एक बात और है कि अगर आप कोविड से इन्फेक्टेड हैं तो फर्टिलिटी प्रभावित हो सकती है। इसे कैसे देखते हैं आप? इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे देखते हैं?
जी, वायरस के इस प्रभाव से अगर आप इन्फेक्टेड होते हैं और फर्टिलिटी पर जो प्रभाव दिख रहा है स्पेशली मेल्स में, उससे मैं कुछ ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हूँ। क्योंकि जो वायरस है ये हमें मालूम है कि ये हर बॉडी के सिस्टम पे असर करती है और ये फर्टिलिटी पे भी कर रही है। और हमने ये एक्चुअली प्रेगनेंसी में भी देखा है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जब उनको कोविड होता है और वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इन्फेक्शन के ज़्यादा खतरनाक हैं। चाहे वो लो बर्थ वेट बेबीज़ हों, प्री मैच्योर बेबीज़ हों, इवन इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो बच्चों में डेथ हो जाती है बर्थ के अराउंड, वो सब ज़्यादा है अगर आप सिर्फ कोविड इन्फेक्शन की तरफ देखें। इसमें कुछ मुझे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए जो वैक्सीन है वो तो इनएक्टिवेटेड है और वो बीमारी नहीं करती, तो और उनको टेस्ट किया गया, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स में भी इन चीज़ों पे नज़र रखी गई, तो वो सेफ है। लेकिन जो वायरस है वो तो फुल अपनी जो बीमारी के जो लक्षण है वो करेगी और बॉडी से वो रिएक्शन जनरेट करेगी, चाहे वो हमें सामने लक्षण ना भी आए, लेकिन बॉडी तो रिएक्ट करेगी। तो इसमें इतनी हैरानी वाली बात नहीं है कि वायरस के जो असर हैं वो कहीं ज़्यादा ख़राब हैं बजाय इसके कि वैक्सीन हमें इस फर्टिलिटी पर किसी भी तरह के बुरे प्रभाव कर रही है। तो ये एक्सपेक्टेड ही है। जो पहले की कई स्टडीज़ आई फर्टिलिटी और वैक्सीन को लेकर, उन सबको देखते हुए, कंपेयर करते हुए एक ओवरऑल इस नई स्टडी को आप कितना क्रेडिबल और कितना अलग देखते हैं? जी, देखिए इस स्टडी में एक तो सैंपल साइज़ बुरा नहीं है, 2100 महिलाओं को, और फिर टाइम फ्रेम भी 12 महीने इन्होंने उसको फॉलो किया और रेगुलरली डेटा वगैरह कलेक्ट किया, तो क्रेडिबिलिटी तो ठीक लग रही है। और जो हम रिजल्ट्स भी देख रहे हैं वो भी क्लियर कट ही हैं कि वैक्सीन इज़ सेफ़र और इन्फेक्शन में जो है फर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो इन पुरानी स्टडीज़ ये ज़्यादा जैसे हम कहें कि रियल लाइफ की स्टडी थी, इसमें कोई लैब वर्क नहीं था, गैस वर्क नहीं है, इसमें एक्चुअली में देखा गया। और साथ में ये भी देखा गया है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स का भी डेटा सिमिलर था, क्योंकि उसमें भी कई लेडीज़ थी। वैसे तो प्रेग्नेंट लेडीज़ पे क्लिनिकल ट्रायल्स में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रायल्स कई जो प्रेगनेंसी हुई जिनको, तो उसमें भी क्लियर था कि जो प्लेसिबो आर्म थी, क्लिनिकल ट्रायल थी जिसमें कि वैक्सीन नहीं दी जाती, उनमें जो नंबर्स था प्रेगनेंसी का वो, और जिनको असली में वैक्सीन मिली है लेडीज़ को, उनमें जो प्रेगनेंसी का नंबर है वो सिमिलर थे, जिसका मतलब है कि फर्टिलिटी पर कुछ बुरा असर नहीं था। तो जो ये डाटा है ये मैचअप करता है, विच इज़ अ गुड साइन एंड एड्स टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेटा। जी, और जो ये स्टडी है डॉक्टर, किन-किन मायनों में लोगों के लिए एक अच्छी खबर है? कितना बड़ा ब्रेक थ्रू आप इसे मानते हैं? ये स्टडी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस सारे जो हम पॉपुलेशन ग्रुप्स की बात करते हैं उसमें जो लेडीज़ हैं जो बच्चे की प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे हैं, उनमें जो वैक्सीन अपटेक है बहुत कम है, 30% के करीब ही है, और ये मैं यूके का डेटा बता रहा हूँ। तो और जो प्रेगनेंसी के साथ अगर कोविड हो जाता है तो आपके रिस्क हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, डबल वैक्सीनेटेड हैं, और फिर आप प्रेगनेंसी में हैं और फिर भी कोविड होता है, तो आपके रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम कई अनटूवर्ड जो कंसिक्वेंसेस हैं, चाहे जैसे मैंने पहले कहा लो बर्थ वेट बेबीज़ हों या इवन मैटरनल डेथ हो, बच्चे की डेथ हो, प्री मैच्योर बेबीज़, इन सब को हम कम कर सकते हैं अगर हम इसको फॉलो करें कि वैक्सीनेशन, वो यंग लेडीज़ या वो यंग कपल्स जो बच्चे की ट्राई कर रहे हैं वो डेफिनेटली वैक्सीनेशन ले सकते हैं, और वो एक्चुअली ज़्यादा सेफ़ है बजाय इसके कि ये रिस्क लिया जाए कि उनको कोविड इन्फेक्शन हो जाए, वो ज़्यादा खतरनाक रहेगा। तो डेफिनेटली ये ब्रेक थ्रू अच्छी है, और मैं मानता हूँ कि अगर इस चीज़ को लेकर और बाकी जो पुरानी स्टडीज़ हैं उसको लेकर, यूके की जो और स्टडीज़ हैं, डेटा है उसको लेकर, अगर हम लोगों को डेटा सामने रखकर उनको समझाएंगे तो आई एम श्योर कि लोग इस सेफ्टी की तरफ ज़रूर जाएंगे और वैक्सीनेशंस लेंगे। ये रिजल्ट्स तो हैं ही डॉक्टर, लेकिन इसी महीने ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में पब्लिश एक स्टडी ये कहती है कि वैक्सीन से महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल इफेक्ट होती है। इसका जो स्केल है वो वैक्सीन लेने और ना लेने से कितना प्रभावित होता है? जी, ये जो वैक्सीनेशन का मेंस्ट्रुएशन पर जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी देर से इस पे बात चल रही है। कई सोशल मीडिया में या पब्लिक डोमेन्स में काफ़ी लेडीज़ ने इसको डॉक्यूमेंट किया है कि उनके जो पीरियड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं वैक्सीनेशन के बाद। और जो ये स्टडी की आप बात कर रहे हैं, ये भी, इसमें भी थोड़ा दिखाया गया है कि
एक टेम्परेरी इफेक्ट ज़रूर होता है, बट दैट डज़ नॉट अफेक्ट द फर्टिलिटी। और उसके चलते हमें जो वैक्सीन को ना नहीं करना चाहिए, बिकॉज बाकी रिस्क जो हमने पहले बात की वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो अगर हम देखते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज़ हैं पब्लिक हेल्थ की, या यूके की जो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एजेंसीज है, उन्होंने कई मतलब इसका जो एविडेंस है वो काफ़ी डिटेल में देखा है, और उन्होंने ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं पाया है कि जिसके चलते वैक्सीनेशंस के कारण मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हों। हाँ, देखिए जो पीरियड्स होते हैं वो काफ़ी चीज़ें होती हैं अलग अलग, जिससे वो सडनली अपसेट हो जाते हैं, जिसमें स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। और पैंडेमिक को लेकर ये काफ़ी कॉमन फाइंडिंग भी है। नेवरदलेस, जो हम अब स्टडी की बात कर रहे हैं, अगर हम मान भी लें कि टेम्परेरी मेंस्ट्रुएशन में टेम्परेरीली कुछ असर होता है, लेकिन ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि फर्टिलिटी पे उसका कोई असर नहीं है। तो अगर जो लोग फर्टिलिटी को लेकर चिंतित हैं, उनको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। जिनको इवन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को लेकर चिंता है, उनको भी चिंता करने की बात नहीं है, कि ये क्योंकि ये बिल्कुल ही टेम्परेरी है, अगर है तो, और बहुत कम है। जैसा मैं डेटा देख रहा था, कई जगह तो 10 या 15 रिपोर्टेड केसेस हैं एवरी 100,000, जो बहुत ही कम है। एंड अगेन हमें ये जो कंपैरिजन है वो वैक्सीनेटेड का कोविड जो अगर इन्फेक्टेड होते हैं उनके साथ हमें कंपेयर करना चाहिए कि उसके रिस्क कितने हैं। तो ये ज़रूर हमें दिमाग में रखना चाहिए। जी, और आखिरी सवाल डॉक्टर यही कि इस स्टडी के लिमिटेशन को लेकर आपकी क्या राय है? क्या-क्या देखते हैं आपकी स्टडी की क्या-क्या लिमिटेशन है जो शायद और बेहतर हो सकती थी अगर इस पर काम किया गया होता तो? जी, ये आपने बढ़िया क्वेश्चन किया, क्योंकि हर स्टडी की लिमिटेशंस तो होती है और वो हमें ज़रूर जान लेनी चाहिए। ये जो स्टडी है, इसमें सबसे पहले तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। इसका फ़र्क ये होता है कि ये सिर्फ जो हो रहा है वो ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल में हम कुछ इंटरवेंशन करते हैं, कुछ दिया जाता है, फिर उसको स्टडी किया जाता है, वो ज़्यादा उसके एविडेंस की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सेकेंडली, ये जो स्टडी है, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल है, ये डिपेंड करती थी जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो लेडीज़ हैं, वो उनके जो जवाब हैं उस पर डिपेंड करती थी, और उसमें हम किसी तरह से उसको डबल चेक नहीं कर पाए, ये जो ऑथर्स हैं इसके। तो उसका मतलब है कि व्हाटएवर जो रिस्पोंडेंट्स ने बोला वो हमें मानना पड़ता है। तो हालांकि उसके जो पुराने चीज़ों के, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन के टाइम का डेटा है, वो काफ़ी एक्यूरेट माना जाता है, ये टाइप ऑफ स्टडी जो है। लेकिन फिर भी ये एक वजह रहती है इसकी लिमिटेशन की, अगर हम कहें। और कई केसेस में अगर मेल पार्टनर जो है उन्होंने फॉर्म्स वगैरह नहीं भर के भेजे टाइम पे, तो जो फीमेल पार्टनर्स हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसी पे रिलाई किया गया है। अगेन, वो एक्यूरेट हो सकती है, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसी ये इस स्टडी का लिमिटेशन का हिस्सा है। दूसरी बात है कि इन्होंने रेगुलरली जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको टेस्ट तो नहीं किया एज अ पार्ट ऑफ स्टडी। तो बहुत हम देखते भी हैं कि जो इन्फेक्शंस हैं वो मिस भी हो जाते हैं। तो जाहिर है कि स्टडी में भी हुआ होगा कि इन्फेक्शंस जो हैं वो मिस हो गए होंगे, और जिसके चलते रिजल्ट्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। लास्टली, ये अगर हम ध्यान से सोचें तो ये स्टडी ऑनलाइन जो लोग प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे थे वो लोग हैं, तो इनके जो इंटरनेट का यूज़ करने वाले लोग हैं, जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग करने वाले लोग हैं, तो इनका जो सोशियो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक बहुत स्पेसिफिक, कह लीजिए, उनके इनकम से लेकर एजुकेशन से लेकर वो एक कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि जो बाकी के लोग हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते, उनके ऊपर ये जो डेटा है वो फिट ना बैठता हो। हालांकि अगर हम साइंटिफिकली सोचे तो इट इज़ अनलाइकली कि जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते उन लेडीज़ पे इसका असर डिफरेंट होगा। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। और जस्ट टू समराइज़ के मुझे अभी जो भी इसकी समरी में यही है कि वैक्सीनेशंस प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट होने में, फर्टिलिटी में कोई भी बुरे असर नहीं दिखा रहे हैं, चाहे ये प्रेगनेंसी नेचुरल हो या इवन जब आप IVF वगैरह के थ्रू कर रहे हैं उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं पाया गया है। और जो इन्फेक्शन है वो फीमेल फर्टिलिटी पे तो कुछ असर नहीं कर रहा नेगेटिव, लेकिन जो मेल फर्टिलिटी है उसको कम से कम 2 महीने के लिए तो वो उस पर नेगेटिव असर कर रहा है। उसके कारणों पे भी इन्होंने बात की, लेकिन उसमें हम जाने की टाइम नहीं है। सो ये इस स्टडी का सार है। तो ये थे डॉक्टर अविरल वत्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आज के कोरोना कवरेज को फिलहाल यहीं समेटते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रविवार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।